हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे। आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फिफ्थ मॉड्यूल। ओके गाइस, ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबके फेवरेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसलिए ये चैप्टर काफी ज्यादा पॉपुलर है बच्चों में। ओके, बट इसके न्यूमेरिकल सिंपल है, इजी है, अच्छा खासा वेरिएशन है। बट इसका थ्योरी भी समटाइम्स आता है 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए है, क्वेश्चन नंबर 1 में एंड 6 में। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम इसकी थ्योरी को कवर करेंगे और नेक्स्ट इसके ऊपर 4 वीडियोस को मैं प्लान कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं और उसमें सब टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, बट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो इसके आगे के न्यूमेरिकल्स के वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। ओके, and without wasting time, let's start today's theory. Today we will cover these 8 topics. First is the loading and scheduling devices. Second is the factors influencing scheduling. Third one is the Gantt chart. Short note में आता है ये क्वेश्चन. Fourth one is the dispatching. Fifth one is the assumptions of a job sequencing. ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सीपीएम पार्ट, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट अगर थ्योरी आता है तो इसे यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश आता है। सेवेंथ जो है कॉस्ट एनालिसिस एंड क्रैशिंग, अगेन न्यूमेरिकल का पार्ट भी इसी में आता है, तो इसका थ्योरी देखना ज़रूरी है। एंड एट वन इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जॉब सीक्वेंसिंग, सीपीएम पार्ट, कॉस्ट एनालिसिस एंड क्रैशिंग। ओके, तो हमें यहाँ पे कितना सारा न्यूमेरिकल का वेरिएशन है। सबसे पहले जॉब सीक्वेंसिंग, सेकंड है सीपीएम, थर्ड वन इज द पर्ट एंड फोर्थ वन इज द कॉस्ट एनालिसिस एंड क्रैशिंग। तो ये न्यूमेरिकल के ऊपर हम नेक्स्ट 4 वीडियोस को भी हम कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले था लोडिंग एंड शेड्यूलिंग डिवाइसेस। ओके, लोडिंग डिवाइसेस होता क्या है? It is a devices which is used for moving materials from one shop to another shop. Okay, so काफी ज्यादा हेवी मशीनरीज या समटाइम्स हेवी जो जॉब पार्ट्स होते हैं उनको मूवमेंट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो होते हैं लोडिंग डिवाइसेस। ओके, सो यहाँ पे 4 टाइप के लोडिंग डिवाइसेस यूज होते हैं। फोकलिफ्ट विच इज यूज इन जॉब और बैच प्रोडक्शन। ओके, आप सबने देखा होगा डिस्कवरीज में एक छोटा सा जेसीबी का एक मशीनरीज आता है, मशीन आता है, जस्ट लाइक अ व्हीकल, और वो उसका यूज होता है कि हेवी बॉक्सेस को उठाने के लिए, समटाइम्स हेवी इंजिन्स को लोड करने के लिए। तो ये फोकलिफ्ट सबका एक फेवरेट होता है इंडस्ट्री में। तो वो कहाँ पे यूज होता है? तो वो यूज होता है यूज इन जॉब और बैच प्रोडक्शन में। ओके, नेक्स्ट बेल्ट कन्वेयर, ये आप सबने देखा होगा डिस्कवरी में, विच इज यूज इन मास और कंटिन्यूस प्रोडक्शन। जहाँ पे काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कंटिन्यूसली होता है, तो वहाँ पे फोर्क लिफ्ट आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ पे बेल्ट कन्वेयर यूज करना होता है। तीसरा है ओवरहेड ट्रैवलिंग ट्रेन। ओके, अगेन इट इज विच इज यूज फॉर जॉब और बैच प्रोडक्शन। ओके, तो जहाँ पे आप फोकलिफ्ट से काम नहीं कर सकते हैं और काफी ज्यादा हेवी है, तो वहाँ पे ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन आपको यूज करना होता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड सिस्टम या फिर रोबोटिक डिवाइसेस, और रोबोटिक डिवाइसेस कहाँ पे यूज होता है? मास प्रोडक्शन में। गॉट इट? तो लोडिंग डिवाइसेस होता है क्या है, कितने टाइप के लोडिंग डिवाइसेस हैं और वो कहाँ पे यूज होता है, ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है एग्जाम के टाइम में। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग डिवाइसेस। Scheduling devices, it is a sequential arranging the order of machining or deciding the flow of material till the final end product. Okay, so scheduling devices होता है क्या है? Which is the use for the sequence. Okay, sequence of operation, sequence of machines, या फिर deciding the flow of materials. तो ये सब डिसाइड करने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग डिवाइसेस। ओके, शेड्यूलिंग डिवाइसेस कुछ मशीन्स नहीं होती, वो होता है चार्ट, या तो फिर होते हैं प्रोसेस शीट, या तो फिर होता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। नेक्स्ट होता है फ्लो प्रोसेस चार्ट एंड कंट्रोल चार्ट। ये होता है पेपर वर्क जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे मशीनिंग का ऑर्डर क्या रहेगा, फ्लो ऑफ मटेरियल क्या रहेगा। ओके,
एंड रॉ मटेरियल से फाइनल एंड प्रोडक्ट तक वहां पे क्या क्या प्रोसेस होगा जो आप डिसाइड करोगे, वो सब पेपर वर्क आता है शेड्यूलिंग डिवाइसेस में। गॉट इट? नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग शेड्यूलिंग। गाइज ये क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी देख के लेते हैं क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है। कुछ पॉइंट्स आपकी मेमोरी में स्टोर हो गए तो आपको ये 4 मार्क्स दे सकता है। ओके, सो ये पहले से मैं क्लियर कर देता हूँ। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग शेड्यूलिंग, तो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से शेड्यूलिंग के ऊपर इम्पैक्ट होता है? तो वहाँ पे दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या क्या आता है? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ओके, फिनिश गुड इन्वेंट्री क्यों? टू मेक अ स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द शॉप फ्लोर। ओके, अगर आपको कंटिन्यूस प्रोडक्शन करना है, स्मूथ फ्लो करना है, तो आपके पास इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होना जरूरी है। ओके, तो उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। सेकेंड, प्रोसेस इंटरवल्स। इंटरवल्स मीन्स टाइम पीरियड, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। ओके, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल एंड प्रोडक्ट या तो फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स के बनाने के लिए जितना टाइम जाएगा, तो वो भी मैटर करता है शेड्यूलिंग डिसाइड करते वक्त, तो उसको भी कंसिडर करना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मशीनिंग अवेलेबल। आपके पास कौन से टाइप की मशीन अवेलेबल है? मॉडर्न कंप्यूटराइज मशीन होगा तो इट मेक्स अ शेड्यूलिंग वेरी सिंपल। ओके, तो वहां पे आपका टाइम सेव होगा एंड शेड्यूलिंग काफी सिंपल हो जाएगा क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली टाइम आपको पता होता है। बट इफ यू आर यूजिंग ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीन्स, तो आपको क्या करना है? यू मस्ट हैव अ प्रोविजन फॉर ब्रेकडाउन। तो ये पकड़ के चलो कि वहां पे कुछ मेंटेनेंस का इश्यू निकला, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हो सकता है कि वहां पे ब्रेक डाउन होगा, तो वो कितना हो सकता है, तो वो फैक्टर को भी आपको कंसिडर करना है शेड्यूलिंग करते वक्त। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन। ओके, तो आप जो लेबर्स यूज करोगे तो उसको उसका भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से टाइप के लेबर्स है, स्किल है, अनस्किल है, सेमी स्किल है। तो स्किल्स के लिए बंदे को कितना टाइम जाएगा, अनस्किल वाले को कितना टाइम जाएगा, सेमी स्किल वाले को कितना टाइम जाएगा, तो वो फैक्टर भी आपको शेड्यूलिंग करते वक्त आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स आपके पास कौन सा अवेलेबल है? मटेरियल शुड बी अवेलेबल ऑन टाइम टू अवॉइड डिले। ओके, तो ये थोड़ा सा इन्वेंटरी का ही पार्ट है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज है? स्पेस फॉर मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, अगर वहां पे कुछ इंटरप्शन है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं इंटरनल्स में। अभी देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या डिमांड करता है। सबसे पहले कंज्यूमर डिमांड। ओके, it found for forecasting the flexible schedule is to be prepared to meet actual demand. Guys, कंज्यूमर का डिमांड ये वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप कितना भी मेथड यूज करो, फोरकास्टिंग करो, बट आप एग्जैक्टली exactly नहीं बोल सकते कि मेरा कंज्यूमर का डिमांड नेक्स्ट ईयर इतना होगा। सो वो वेरिएबल होगा। सो वो फैक्टर भी आपको कंसिडर करके चलना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी शेड्यूल होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट, कंज्यूमर डिलीवरी डेट्स। इट गिव्स अ गारंटी ऑफ टाइमली डिलीवरीज। ओके, सो आपको कस्टमर को कभी एग्जैक्टली डिलीवरी देना है, डिस्पैच करना है, तो वो डेट भी मैटर करता है कि अर्जेंट में देना है कि नॉर्मल टाइम में देना है, तो वो फैक्टर भी आपको कंसिडर करना है। तीसरा है डीलर्स एंड रिटेलर्स इन्वेंट्रीज। डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक ऑफ गुड्स विद डीलर्स एंड रिटेलर्स। जैसे आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो वैसे आपके डीलर्स एंड रिटेलर्स भी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। तो वो कितना करते हैं, तो वो फैक्टर भी आपको कंसिडर करना है क्योंकि आपको शेड्यूलिंग करने के लिए। इज दैट क्लियर? पक्का? चाहे तो इस वीडियो को पॉज करो, वापस से रिवाइंड करो, सिर्फ पढ़ के लो, बाहर करने की जरूरत नहीं है, उसके चक्कर में मत पढ़ो। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए, गैंट चार्ट। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो क्लियर होगा तो यहाँ पे देख सकते हो तो हॉरिजॉन्टली वहां पे वीक का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 अप टू 15। ओके, सो इट्स एग्जांपल दिया है कि आप यहाँ पे वीक ले सकते हो, डेज ले सकते हो, ईयर्स ले सकते हो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पे वर्टिकली जो कॉलम रहेगा वो टाइम पीरियड का रहेगा, और नीचे है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब जो भी आपका ऑपरेशन है, जो भी आपका जॉब है, तो आपको उसको वर्टिकली जाना है और टाइम पीरियड आपको लेना है यहाँ पे हॉरिजेंटली।
सो आपको यहाँ पे पता चलता है कि सपोज यहाँ पे पार्ट 1 है जो जहाँ जिसके ऊपर ऑपरेशन चलेगा फ्रॉम 7 टू 10 वीक तक, 10th वीक तक। पार्ट 2 का ऑपरेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लू लाइन। तो पार्ट 2 पे के ऊपर ऑपरेशन चलेगा फ्रॉम 1st वीक टू 6th वीक। पार्ट 3 के ऊपर फ्रॉम 4th वीक टू 7th वीक की स्टार्टिंग तक। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलता है कि आपका कौन से पार्ट का ऑपरेशन कभी चालू होने वाला है, कब एंड होने वाला है। तो गैंट चार्ट होता क्या है देखते हैं। गैंट चार्ट इट इज अ टाइप ऑफ बार चार्ट दैट इलिस्ट्रेट्स या तो फिर इट इंडिकेट्स अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, जहाँ पे आपको पता चलता है पूरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्या है। दिस चार्ट लिस्ट द टास्क टू बी परफॉर्म ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ओके, तो आपको जहाँ पे काम करना है, जो आपका टास्क है पार्ट 2 पार्ट 3, तो वो आपको कैसे जाना है, वर्टिकल एक्सिस पे लेना है। ओके, एंड टाइम इंटरवल ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जैसे कि यहाँ पे वीक का दिया हुआ है फ्रॉम 1st वीक टू 15th वीक। सो टाइम फैक्टर ये हो सकता है डेज में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है। तो वो आपको कैसे लेना है, हॉरिजॉन्टल में लेना है। द विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स इन द ग्राफ शोज द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। जैसे कि यहाँ पे ब्लू लाइन देख रहे हो ना आप, ब्लू बार, तो वहां पे आपको क्या पता चलता है कि ड्यूरेशन पता चलता है कि मतलब मेरे पार्ट 2 के ऊपर कितना टाइम के लिए ऑपरेशन चलेगा, कभी चलेगा। तो यहाँ पे पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाता है। तो गाइज ये गैंट चार्ट का जो एग्जांपल का ये जो डायग्राम है, ये इमेज आपको ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट्स को आपको अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसका नॉर्मली इसका वेटेज होता है 4 to 5 मार्क्स। तो ट्राई करो कि यहाँ पे एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स को आप कवर कर पाओ। ओके, नेक्स्ट डिस्पैचिंग। इसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट नहीं आता है, फिर भी देख लेते हैं। इट इज अ रूटीन मूवमेंट ऑफ मटेरियल। डिस्पैचिंग आप सबको पता है कि डिस्पैच करना है, डिलीवरी के लिए वो आपका प्रोडक्ट निकलेगा। सो इट इज अ रूटीन मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, गुड्स, प्रोडक्ट्स आउट फॉर द डिलीवरी। इट कंसिस्ट ऑफ, ओके, तो डिलीवरी के पहले क्या क्या होता है, मटेरियल पैकिंग होता है एंड पुटिंग देम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। सो आपका कुरियर वाला जो भी है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। इट मस्ट कंटेन entire product as a whole. It will give detailed requirements of production process. Okay, so आपको dispatching से पहले पता होना चाहिए कि आपको पूरा entire product consider करना है, ना कि assembly के छोटे छोटे parts. It will give a detailed requirements of production process. Okay, तो सारे डिटेल्स इसके ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, रॉ है, सेमी फिनिश है, फिनिश स्टेज पे है। Okay, next, the interval times between all the process are monitored with result in entire shop floor. Okay, so वो process का interval का time सबको पता होना चाहिए, वो properly monitorize होना चाहिए। Okay, और it will result in entire shop floor पे। So आपको exactly पता होना चाहिए कि कौन से process के लिए मेरे shop floor पे कितना time spend हुआ। ओके, सो ये फैक्टर भी आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजाइन टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ मटेरियल टिल डिस्पैचिंग स्टेज। ओके, सो ये क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये इट्स अ होल सिस्टम जहां पे आपको क्या करना है, डिजाइन करना है फ्रॉम द फ्लो ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल से लेके डिस्पैचिंग स्टेज तक आपको क्या करना है, सिस्टम को डिजाइन करना है। Next, it gives the information about delivery dates of plant. Okay, जब आपको टाइम फैक्टर पता है, कौन से मशीन्स के ऑपरेशंस के लिए कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप उस ऑर्डर को, आप उस डिलीवरी को कभी आप क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैं कौन से डेट को क्लाइंट्स को डिलीवरी क्या कर सकता हूँ, डिस्पैच कर सकता हूँ। ओके, सो डिस्पैचिंग होता है क्या, पैकेजिंग का फैक्टर भी आपको कंसिडर करना है, ट्रांसपोर्टेशन का देखना है, रॉ मटेरियल से लेके आपको डिस्पैच तक का पूरा आपको क्या करना है, ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए एट द टाइम ऑफ डिस्पैचिंग। गॉट इट? नेक्स्ट, assumptions ऑफ जॉब सीक्वेंसिंग। गाइज ये assumptions आपको पता होना चाहिए जब आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। मुझे पता है कि ये अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना,
तब आपको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिर भी अभी देख लेते हैं कि एजम्पशन क्या है जब भी आप जॉब का सीक्वेंस डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले है ओनली वन ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन मशीन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो मैंने सपोज जैसे कि हमने गैंट चार्ट में देखा था, सो अब देखते हैं एक बार। सो गैंट चार्ट के ऊपर आप देखते हो तो वहां पे आपको पता चल रहा है कि पार्ट 2 के ऊपर काम चल रहा है फ्रॉम वर्षन फर्स्ट वीक से लेके 6th वीक तक। वैसे ही सपोज यहाँ पे अगर मैं मशीन्स का देता हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरा कौन सा पार्ट कौन से मशीन पे काम कर रहा है, ओके, और कितने टाइम के लिए वहां पे वर्किंग हो रहा है। तो यहाँ पे ओनली वन ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन अ मशीन एट अ पर्टिकुलर टाइमिंग, ओके, मतलब एट अ टाइम एक मशीन पे एक ही जॉब का ऊपर काम चलेगा। नेक्स्ट, ईच ऑपरेशन वंस स्टार्टेड मस्ट बी कंप्लीटेड। जब आप एक जॉब को किसी मशीन पे लोड करते हो, ओके, और इसके ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे। मतलब पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप उसको अनलोड करोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, an operation must be completed before its succeeding operation can start. Okay, an operation must be completed before its succeeding operation can start. मतलब नेक्स्ट जॉब का आपने जो प्लान किया स्टार्टिंग टाइम, उसके पहले ही आपका जो पहले जॉब का ऑपरेशन है वो खत्म होना चाहिए। ओके, मतलब फर्स्ट खत्म होगा तो सेकंड लोड होगा, तो सेकंड लोड होने से पहले फर्स्ट ऑपरेशन आपको एनी हाउ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, ओनली वन मशीन ऑफ ईच टाइप इज अवेलेबल। ओके, मतलब एक ऐसा मशीन है, ओनली वन मशीन ऑफ ईच टाइप इज अवेलेबल, मतलब एक ही मशीन पे हम सब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वहां पे वेरिएशन नहीं है, तो हर एक वेरिएशन के लिए हर एक वेरिएशन का मशीन यूज करेंगे। ओके, फॉर द एग्जांपल ड्रिलिंग का मशीन है तो वो सिर्फ ड्रिलिंग का काम करेगा। ओके, स्लॉटिंग का है तो सिर्फ स्लॉटिंग का काम करेगा, थ्रेडिंग का है तो सिर्फ थ्रेडिंग का काम करेगा, मतलब ओनली वन मशीन ऑफ ईच टाइप इज अवेलेबल। नेक्स्ट, one job one job must be processed as soon as possible but in a specified order. ओके, एट अ टाइम एक ही जॉब वहां पे प्रोसीड होगा और वो भी स्पेसिफिक ऑर्डर में ही वो पास होगा, जैसे कि हमने वो शेड्यूल में डिसाइड किया हुआ है। नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज निग्लिजिबल। और इस शेड्यूलिंग के वक्त जॉब सीक्वेंसिंग की एजम्पशन है, सो हमने इस फैक्टर को कंसिडर किया ही नहीं है कि अगर मैं एक मशीन से उसको अनलोड करके दूसरे मशीन पे लोड कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स वहां पे कुछ तो टाइम स्पेंड होगा, बट यहाँ पे हमने उसको क्या किया, निग्लिजिबल कंसिडर किया है, क्योंकि हम एजम्पशंस की बात कर रहे हैं। गॉट इट? मतलब एक जॉब एक मशीन पे ही काम करेगा और एक मशीन एट अ टाइम एक ही जॉब को हैंडल करेगी। जब भी उसका स्टार्टिंग टाइम चालू होगा ऑपरेशन का, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आप दूसरी जॉब का लोड नहीं करोगे, और हर एक टाइप का ऑपरेशन करने के लिए वहां पे हर एक टाइप का मशीन होगा। ओके, और जो भी आप जॉब प्रोसीड करोगे वहां पे जो भी ऑपरेशन होंगे वो स्पेसिफिक ऑर्डर में ही पास होंगे। एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, इस टाइम फैक्टर को हमने क्या किया, निग्लिजिबल कंसिडर किया। इज दैट क्लियर? ओके, सो गाइज नेक्स्ट है सीपीएम पार्ट का। ये डिस्टिंग्विश है जो आपको करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में ये आता है। फिलहाल सीपीएम क्या है, पार्ट क्या है, ये आपको इतना टेक्निकली नहीं पता है, क्योंकि जब तक आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते तो आपको पता नहीं चलेगा। बट फिलहाल हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। पर्ट होता है, इट इज इसका लॉन्ग फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक। तो सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्रिटिकल पाथ क्या है, हम न्यूमेरिकल्स के टाइम पे देखेंगे। ओके, मॉडल ये है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, मतलब यहाँ पे काफी सारा अनसर्टेनिटी है। तो सीपीएम क्या है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, मतलब वहां पे सारे फैक्टर्स आपको पता होते हैं। ओके, स्टडी होते हैं जो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होते हैं। ओके, तो ये प्रोबेबिलिस्टिक है, तो ये रियलिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक है। टाइम, इट डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ अनसर्टेन टाइम।
ऑफकोर्स ये प्रोबेबिलिस्टिक है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं वो अनसर्टेनिटी होती है। एंड सीपीएम में क्या होता है, इट डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ प्रिसाइज विल। यहाँ पे आपको टाइम फैक्टर पता होता है। ओके, यहाँ पे टाइम पता नहीं है तो यहाँ पे टाइम फैक्टर पता होता है। नेक्स्ट है जॉब। इट इज अ यूज फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज ऑफ नॉन रिपीटेटिव नेचर। ओके, जो नॉन रिपीटेटिव है मतलब वन टाइम प्रोजेक्ट्स, मतलब एक बार किया तो बाद में नहीं होगा, तो ऐसे टाइम आप पर्ट को फॉलो करोगे। बस सीपीएम में क्या होता है वैसे नहीं है। इट इज अ यूज फॉर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज ऑफ रिपीटेटिव नेचर। मतलब जो बार बार आपको जो प्रोजेक्ट्स है, जो बार बार जो टास्क है, जो यहाँ पे आपको रिपीट करना है, तब आप सीपीएम को फॉलो करोगे। ओरिएंटेशन, इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, इट इज इवेंट ओरिएंटेड। अभी एक्टिविटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ये हम न्यूमेरिकल का पार्ट है। ओके, तो फिलहाल याद रखो एक्टिविटी ओरिएंटेड, इवेंट ओरिएंटेड। डमी एक्टिविटीज, समटाइम्स न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि डमी एक्टिविटीज क्यों लेना है, बट फिलहाल देख लो इट डज नॉट मेक अ यूज ऑफ डमी एक्टिविटी। तो पार्ट में कोई डमी एक्टिविटीज की कोई जरूरत नहीं होती है, बट सीपीएम में ये डमी एक्टिविटी समटाइम यूज करना जरूरी होता है। कॉस्ट का देखते हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। पार्ट के ऊपर कॉस्ट का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, मतलब कुछ भी लेना देना नहीं है, तो सीपीएम का पर कॉस्ट के ऊपर जरूर इम्पैक्ट होता है, या तो फिर कॉस्ट का इम्पैक्ट सीपीएम पे जरूर होता है। इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड देयर मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर के साथ कॉस्ट फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। एस्टिमेशन, इट फाइंड आउट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। ओके, सो बेसिकली मैं ऊपर से बताता हूँ कि यहाँ पे 3 टाइप के टाइम को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एक के टाइम का फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। 3 टाइम मतलब शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड नॉर्मल टाइम। तो पर्ट में हम तीनों फैक्टर को कंसिडर करते हैं, तो सीपीएम में हम सिर्फ नॉर्मल टाइम को कंसिडर करते हैं। टाइम पर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द टाइम वेरिएबल, सीपीएम इंक्लूड्स टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ। तो यहाँ पे टाइम और कॉस्ट का कुछ इतना हम इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं होता है। सो गाइज, ये सीपीएम पर्ट का जो डिफरेंशिएट है, एक सबसे पहले मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके न्यूमेरिकल सीख लो, प्रैक्टिस करो, और फिर ये डिफरेंस आपको देखना है, क्योंकि पहले अगर ये डिफरेंस अगर बाहर करते हो तो डेफिनेटली ये आपके रैम में स्टोर होगा, वो वेपराइज होगा। सो बेटर है कि इसके न्यूमेरिकल समझ लो और फिर सीपीएम पार्ट के डिफरेंशिएट जो पॉइंट है, जो डिफरेंस बिटवीन है, इसके पॉइंट्स आप खुद से खुद बनाना सीख जाओगे। ओके, सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। गॉट इट, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट एनालिसिस होता क्या है। तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फटाफट ऊपर ऊपर से आपको बोल देता हूँ कि नॉर्मल टाइम क्या होता है, क्रैश टाइम क्या होता है, कॉस्ट स्लोप क्या होता है। गाइस, सपोज आपके यहाँ पे आपके सिटी में एक मेट्रो का प्रोजेक्ट चालू है। ओके, तो वहां पे सब कुछ मतलब पकड़ के चले, मतलब वहां पे डिजाइनिंग करने से पहले, उसका कॉस्ट डिसाइड होने से पहले, उसका टाइम फैक्टर कंसिडर होने से पहले हम सब कुछ कंसिडर करके चले कि यहाँ पे डिले भी हो सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में जो होता है वो इस प्रोजेक्ट के दौरान होगा। मुझे इतना लेबर्स लगेगा, मुझे इतना मटेरियल कॉस्ट लगेगा, वो लेबर्स के इतनी सारी सैलरीज होगी, वो इतने टाइम में खत्म होना चाहिए, उसका जो भी इंश्योरेंस है लेबर्स के, तो वो सारे फैक्टर्स को हम नॉर्मल सिचुएशन में जो भी आता है तो वो अगर कंसिडर करके हम देखते हैं तो जो टाइम मिलता है वो होता है नॉर्मल टाइम। ओके, और अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में देखता हूँ तो नॉर्मल टाइम पे होता क्या है, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी एट नॉर्मल कंडीशन एंड कॉस्ट। ओके, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कॉस्ट में जो भी होगा तो उसको हम नॉर्मल टाइम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्रैश टाइम। ये इंपॉर्टेंट है। क्रैश टाइम क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एक्टिविटी टाइम। क्रैशिंग मोर देन नॉर्मल टाइम विल इंक्रीज द डायरेक्ट कॉस्ट। जहां पे आपको फटाफट काम कंप्लीट करके देना है, मतलब जहां पे मुझे सपोज एक मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए जहां पे मुझे 4 साल 5 साल लगने वाले थे नॉर्मली, अगर मुझे उसको 2 साल में कंप्लीट करना है तो ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा मैन पावर, ज्यादा मशीनरीज वहां पे यूज करना पड़ेगा। ओके, ज्यादा लेबर तो ज्यादा सैलरीज, ज्यादा सैलरीज तो ज्यादा इंश्योरेंस मुझे देना पड़ेगा। वो सारे फैक्टर्स को क्या होगा, इंक्रीज होगा।
मतलब टाइम फैक्टर तो कम हो रहा है बट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज। ओके, सो शॉर्टेस्ट पॉसिबल में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं क्रैश टाइम। कॉस्ट स्लोप होता क्या है, तो कॉस्ट स्लोप होता है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। मतलब क्रैशिंग के वक्त ऑफ कोर्स आपका कॉस्ट बढ़ेगा, उससे माइनस करना है नॉर्मल कॉस्ट, डिवाइड बाय जो नॉर्मली टाइम लगता है माइनस क्या करना है आपको क्रैश टाइमिंग। तो आपको जो फैक्टर मिलेगा वो होता है कॉस्ट स्लो। ओके, सो डायग्राम को अगर जूम करते तो देखते हैं, सपोज वाई एक्सिस पे है एनालिसिस कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्ट, और यहाँ पे टाइम फैक्टर है। ओके, सो नॉर्मली मुझे नॉर्मल टाइम पे जाता तो मुझे नॉर्मल कॉस्ट लगेगा, अगर वही मुझे कम टाइम में करना है, क्रैश टाइम में करना है, तो मुझे कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। ओके, और ये जो कर्व इंडिकेट करता है एक्चुअल कॉस्ट कर्व। ओके, और ये डॉटेड वाला है दैट इज क्रैश टाइम कॉस्ट पॉइंट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कोर्स वो कम रहेगा, एंड क्रैश टाइमिंग में क्रैश कॉस्ट जो कि मैक्सिमम रहेगा, और ये कर्व इंडिकेट करता है एक्चुअल कॉस्ट कर्व। गॉट इट। अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, सपोज मैं कुछ मटेरियल्स यूज कर रहा हूँ। ओके, मुझे फटाफट पूरा करके देना है तो मुझे ज्यादा लेबर्स यूज करना है, तो उनकी सैलरीज भी इंक्रीज होगी। उसके साथ मटेरियल्स, वो सारा फैक्टर है। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, तो ये आता है डायरेक्ट कॉस्ट में। अगर बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की, सो जो पैसा मैं इस प्रोजेक्ट पे लगाने वाला हूँ अगर वो बैंक में होता तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता, राइट। सो आपका आपका ड्यूरेशन जो है, सपोज जो प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होता वो अगर 2 साल में पूरा हो रहा है, या तो फिर अगर उस वहां पे कुछ डिले होता है, जहाँ पे मतलब जो नॉर्मली 5 इयर्स में कंप्लीट होना चाहिए था अगर उसको 10 इयर्स लग रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मेरा पैसा उसके ऊपर लग रहा है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। जितना लेबर्स में यूज कर रहा हूँ मुझे उनको सैलरी पर मंथ देना पड़ेगा। ओके, टैक्सेस का फैक्टर है, इंश्योरेंस का फैक्टर है, तो वो इंक्रीज होते जाएगा। मतलब जितना आप ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन आप क्या करोगे खींचोगे, उतना ज्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा। ओके, सो ये फैक्टर हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट, कॉस्ट वर्सेस ड्यूरेशन। ओके, सो यहाँ पे आपको पर्पल कलर का दिख रहा है दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि हमने अभी देखा था डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, अगर मैं मटेरियल्स लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं कम अगर मैं काफी ज्यादा सपोज अगर मैं क्रैश टाइम देता हूँ, मतलब कम ड्यूरेशन में मुझे ज्यादा काम करना है, कम ड्यूरेशन में मुझे ज्यादा काम करना है, तो ऑफ कोर्स मेरा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा इंक्रीज होगा। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि सैलरीज है मटेरियल्स है मुझे कम टाइम में अवेलेबल करके देना है। दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या, जैसे कि हमने देखा है कि मुझे सैलरी तो देना पड़ेगा, लेबर्स को तो मुझे रखना पड़ेगा, तो मटेरियल्स के ऊपर तो टैक्सेस तो लगेंगे। तो वहां पे मतलब जितना प्रोजेक्ट को जितना आप ज्यादा खींचोगे, मतलब जितना आप डिले करोगे, तो उतना ही इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। गॉट इट। अगर मैं इन दोनों का इफेक्ट देखता हूं तो मुझे वो ब्लैक कलर का कर्व नजर आ रहा है जिसको बोलते हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इनका नेट इफेक्ट है ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो मुझे वही फैक्टर चाहिए, मुझे वही पॉइंट चाहिए कि जहां पे मेरा पैसा भी कम लगेगा और जहां पे टाइम भी बैलेंस होगा, मतलब टाइम और पैसे का कॉस्ट का बैलेंसिंग मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो वो फैक्टर मुझे देखना है, मिनिमम कॉस्ट, ओके, एंड ऑप्टिमल प्रोजेक्ट टाइम। गॉट इट। सो जैसे कि हमने इसके पहले देखा था EOQ मॉडल, सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम पैसा और नॉर्मल टाइम ऑप्टिमल टाइम आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। सो गाइज, ये था इसका थ्योरी। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको देख के जाना है लोडिंग शेड्यूलिंग फैक्टर्स, गैंट चार्ट, जॉब सीक्वेंसिंग एंड CPM पार्ट, एटलीस्ट इतना करके जाओ।
आपको आराम से यहाँ पे 5 to 10 मार्क्स सबके थ्योरी के सिक्योर हो गए और बाकी 4 टाइप के न्यूमेरिकल सबको तो पक्का करना है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो यहाँ पे आपको इस चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। सो वी विल स्टॉप हियर। गुड गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।